Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. Today's video is to continue the topic of aldehydes and ketones. In the first part we discussed the formation of aldehydes and ketones. किन अलग अलग वेज को यूज करके हम aldehydes और ketones की प्रिपरेशन कर सकते हैं. In today's video we are going to start the chemical properties of aldehydes and ketones. That means अलग अलग रिएक्शंस में कैसे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनसे हम नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बेसिक ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इनका केमिकल नेचर वर्क कैसे करता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है. देखो, अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करें तो हमें पता ही है कि इसमें कॉमन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप. अगर कार्बोनिल ग्रुप को हम देखें तो हमें पता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसीलिए ये बॉन्ड पोलर हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है. उसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है पार्शियली और ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज. एंड जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस पोलर नेचर ऑफ दिस बॉन्ड. अब जब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो नॉर्मल स्टेट से वो अब अनस्टेबल स्टेट में आ गया है ना. जब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अलग अलग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस टाइम पे क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो न्यूक्लियोफाइल आके, जो कि खुद न्यूक्लियस रिच होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होता है, वो आके कार्बन पर अटैक कर सकता है. इसी तरह से इनकी केमिकल रिएक्टिविटी होती है कि जो कार्बन होता है उस पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है. कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेंगे उसके बेसिस पर अलग अलग रिएक्शंस प्रोसीड हो सकती हैं. अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता कैसे है, न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन से जुड़ता कैसे है. सबसे पहले हम इसका बिल्कुल सिंपल वे देखेंगे. देखो, सबसे पहले देखो, हमने इनिशियली एक कार्बोनिल लिया, ठीक है, हम कीटोन ले लेते हैं, R, C डबल बॉन्ड O, R'. अब देखो, ये हमें पता है जो बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे कार्बन, ठीक है. अब न्यूक्लियोफाइल जब आके कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इस डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा. जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, न्यूक्लियोफाइल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उससे आके जुड़ जाएगा. अब एक ट्रांजिशन स्टेट अचीव होगी जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है जिसमें सेंटर में कार्बन है, उससे 2 R और R' ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक O- और एक न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बना हुआ है. अब इसके बाद ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना, इसमें हम वाटर का रिएक्शन कराते हैं. जब वाटर का एडिशन होगा इसमें तो जो O- है, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो HOH बॉन्ड में से वाटर के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH ग्रुप, और साथ में OH- न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा. बेसिकली हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें कार्बन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा एंड जो डबल बॉन्ड O है वो चेंज हो गया है OH बॉन्ड में, और साथ में R और R' ग्रुप भी कार्बन से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. इस तरह से C डबल बॉन्ड O पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो पाता है, और जो इनिशियल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है वो हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर लेता है टू sp3. यहाँ पे जो हम न्यूक्लियोफाइल अज्यूम कर रहे हैं अटैक करेगा, वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है या फिर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है. अब यहाँ पे एक पॉइंट जो हमें इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है वो है रोल ऑफ एसिड कैटालिसिस इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस. यानी कि अगर हम इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एसिड को यूज कर ले एज कैटालिसिस तो यहाँ पे रिएक्शन मॉडिफाई हो सकता है, जल्दी हो सकता है. देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आप ये वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पर भी हमने कार्बोनिल लिया, ठीक है, कीटोन मॉलिक्यूल लिया है, उस पर अगर हम एसिड का रिएक्शन कराएं, यानी कि एसिड का एज कैटालिसिस यूज करें तो होगा क्या, देखो जो H+ है एसिड का वो ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा. तो क्योंकि हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन से जुड़ा, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. हमें पता है ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज तो कभी भी स्टेबलाइज नहीं होगा. तो ऑक्सीजन
पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनिसिटी को अपनी तरफ खींचता है ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उसी का फायदा उठाते हुए न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन से जुड़ जाता है क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे फटाफट से इंटरमीडिएट स्पीशीज के बाद सीधा हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, कार्बन, जिससे एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है और 2 R और R' ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस मेथड में जहां पे हमने एसिड को यूज किया एज कैटालिसिस और जो हमने ऊपर यानी कि जो लास्ट वाला रिएक्शन डिस्कस किया था सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, इनमें यही डिफरेंस है कि देखो जब हमने एसिड को यूज किया तो एसिड ऑक्सीजन से आके जुड़ गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक को उसने फेवर कर दिया क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आना और ज्यादा इस जल्दी को रिएक्शन को कराएगा। नॉर्मली ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिसिटी विड्रॉ तो करेगा ही, बट जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रॉनिसिटी को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा और ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली एसिड फेवर करता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के होने को। सो दिस वॉज द रोल ऑफ H+ आयंस हियर। सो हमने देख लिया कि बेसिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होता है। अब अगर हम कंपैरिजन करें रिलेटिव रिएक्टिविटीज का, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल्स में कंपैरिजन करें कि एल्डिहाइड्स पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जल्दी हो पाएगा या कीटोन्स पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जल्दी हो पाएगा, उसको समझने के लिए हमें 2 फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। द फर्स्ट फैक्टर इज स्टेरिक फैक्टर एंड द सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इन दोनों फैक्टर के बेसिस पर ही हम बता सकते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो सबसे पहले स्टेरिक फैक्टर की बात करते हैं। देखो अगर हम स्ट्रक्चर देखें एक एल्डिहाइड का और एक कीटोन का ट्रांजिशन स्टेट में जिसमें न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ चुका है, तो ट्रांजिशन स्टेट में जब भी जो R ग्रुप्स जुड़े हैं, दोनों R ग्रुप जुड़े हैं या एक R और H ग्रुप जुड़ा है, उस पर डिपेंड करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी हो रही है। ऑब्वियसली अगर कीटोन है, 2 R ग्रुप्स जुड़े हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी क्योंकि बल्कि ग्रुप्स हैं तो ट्रांजिशन स्टेट क्राउडेड हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो पाना मुश्किल होगा। तो कीटोन्स में ट्रांजिशन स्टेट इतनी इजीली नहीं बन पाती स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, जबकि एल्डिहाइड में एक R ग्रुप है और एक H ग्रुप है तो कीटोन्स के कंपैरिजन में ऑब्वियसली उसमें स्टेरिक फैक्टर क्या है, कम है। तो एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इसी वजह से कीटोन्स से, इन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक जल्दी हो पाता है। अगर सेकंड रीजन से इसी को एक्सप्लेन करें जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, उसके बेसिस पे भी सेम हमारा आएगा कंक्लूजन। देखो अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो उसमें एक R ग्रुप है और कीटोन में 2 R ग्रुप्स हैं। एल्डिहाइड में जब ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो R ग्रुप हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिसिटी कार्बन को दे देगा। अब जो कार्बन जिस पे अभी अभी पॉजिटिव चार्ज आया था, अगर उससे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाएगा तो वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल उस पर आके अटैक क्यों करेगा। सो एल्डिहाइड में क्योंकि एक ही ऐसा ग्रुप होता है और कीटोन में 2 ऐसे ग्रुप होते हैं, सो इसी वजह से कीटोन में कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना मुश्किल हो जाता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। सो इन दोनों ही फैक्टर्स यानी कि स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एल्डिहाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इजीली हो पाता है एज कंपेयर टू कीटोन्स। ठीक है जी। इसी में अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का कंपैरिजन करें कि अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन्स है और उसका हम एलिफैटिक से कंपैरिजन कर रहे हैं तो किस में रिएक्शन फास्ट हो पाएगा, तो इसमें भी देखो यही होता है। अगर हम एक एरोमेटिक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें पता है जो एरोमेटिक हमारा मॉलिक्यूल है उससे डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, सो एरोमेटिक रिंग की स्टेबिलिटी से ये ऑब्वियसली रिलेटेड है। ठीक है, देखो एरोमेटिक जो हमारी रिंग होगी या जो एरोमेटिक ग्रुप होगा वो ऑब्वियसली एल्डिहाइड या कीटोन को स्टेबलाइज कर देगा ड्यू टू इट्स रेजोनेंस इंटरैक्शन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही हमें पता है स्टेबिलिटी बढ़ती है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसकी रिएक्टिविटी अपने आप डिक्रीज हो जाती है। यही रीजन है कि अगर एक रिएक्शन में हम एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं या फिर एक एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं तो एरोमेटिक वाला कम रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू दी एलिफैटिक वंस। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है एंड कैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्टिविटी वेरी करती है। सो अब हमने एक बेस बना लिया है, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था न्यूक्लियोफिलिक अटैक का वो क्लियर हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के जो कीटोन्स और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स पर हो रही होगी।
यहाँ पर बच्चों बहुत सारी नंबर ऑफ रिएक्शंस है, अप्रॉक्सीमेटली 14 हमें ऐसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़नी है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर. टोटल 14 सच रिएक्शंस हैव टू बी डिस्कस्ड. उनमें से कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड रिमेनिंग अपकमिंग वीडियोस में धीरे धीरे कवर करते रहेंगे. मेन यही है कि इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो रहे हैं, बट एग्जाम्स में आपके अलग अलग पर्टिकुलर इनके नाम से पूछी जाती है. लाइक आपको नेम बताएंगे, आपको उस रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना होगा. ठीक है जी. अब ऐसी हम रिएक्शंस कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं. आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिएक्शन में हो क्या रहा है वो हम सब में डिस्कस करेंगे, बट मैकेनिज्म हम सिर्फ उन्हीं का कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड होगा कि इनका मैकेनिज्म पूछा जाता है. ठीक है जी. अदरवाइज मैकेनिज्म हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम हर रिएक्शन का मैकेनिज्म कवर करेंगे तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा. ठीक है. चलो फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं. एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड. इस रिएक्शन में क्या होता है, जब एक एल्डिहाइड या कीटोन एक सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं. कैसे? देखो, सबसे पहले कार्बोनिल मॉलिक्यूल हमने लिया C डबल बॉन्ड O, उसका रिएक्शन कराया NaHSO3 के साथ. तो होता क्या है, यहाँ पर जो कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसमें सिंगल बॉन्ड OH बन जाता है और एक सिंगल बॉन्ड SO3Na बन जाता है. ठीक है. बेसिकली अगर इसको हम समझे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो कार्बोनिल कार्बन है वो हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड, उसके सल्फर से डायरेक्टली बॉन्ड बना लेता है. और जो दूसरा बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव उसने अपनी तरफ बॉन्ड को अट्रैक्ट कर लिया, वहां पे एक O पे माइनस चार्ज आया तो उससे हाइड्रोजन जुड़ गया, OH बन गया. एंड जो नेक्स्ट बॉन्ड था दूसरा, वो किससे बन गया? अटैकिंग रिएजेंट के सल्फर से. सो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला हमें? COHSO3Na. इसको हम बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड भी बोल सकते हैं. इसमें अगर आप पर्टिकुलरली एग्जाम्पल लो तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो. हमने क्या लिया है, एक बेंजिल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया है, यानी कि C डबल बॉन्ड O से एक H अटैच्ड है और एक एरोमेटिक रिंग अटैच्ड है. उसका रिएक्शन जब हमने NaHSO3 के साथ कराया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला? बेंजिल्डिहाइड बाइसल्फाइड कंपाउंड, यानी कि बेंजीन रिंग CH and then OHSO3Na bonds. So this was the addition of sodium bisulfite. The second reaction is addition of alcohols. इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करते हैं. इसमें हम एक एसिड कैटलिस्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl गैस, एंड ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको हम एसिटल्स बोलते हैं. सो इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो. सबसे पहले हमने इनिशियल एक एल्डिहाइड लिया RC डबल बॉन्ड OH, जिसका रिएक्शन कराया हमने R-OH के साथ. जब इसके साथ हमने HCl गैस पास की तो हमें क्या मिला, जो C का डबल बॉन्ड O था वो ब्रेक होके उसने 2 सिंगल बॉन्ड्स बना लिए. कार्बन से एक OR- और दूसरा भी OR- बॉन्ड जुड़ गया. बेसिकली जो अल्कोहल में R-OH ग्रुप था उसमें से OR- यहाँ पे आके अटैच हो गया एंड दूसरे पे एक R- ग्रुप आके जुड़ गया और साथ में वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ. सो इन प्रोडक्ट्स को ही हम एसिटल बोलते हैं जब कार्बन पे 2 ऐसे ईथर ग्रुप्स जुड़े होते हैं. क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कार्बन पे 2 OR ग्रुप जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स ये 2 ईथर ग्रुप्स हैं. इन्हीं टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हम एसिटल्स बोलते हैं. सो एडिशन ऑफ अल्कोहल्स कराने के बाद हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट एसिटल्स. इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में नहीं है तो मैकेनिज्म हम इसका कवर नहीं कर रहे हैं. The third reaction is addition of hydrogen cyanide. यानी कि जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन से हम हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन कराते हैं तो सिंपली ये हाइड्रोजन साइनाइड ग्रुप इस डबल बॉन्ड O ग्रुप पे इसका एडिशन हो जाता है. हमें न्यू टाइप ऑफ कंपाउंड मिलते हैं सायानोहाइड्रिन्स. हमें पता है ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल है. यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है? CN- है. तो ये जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा तो उससे O- देन उससे आके H+ जुड़ जाएगा और जो CN- है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बन पे अटैक करेगा और उससे बॉन्ड बना लेगा. तो हमारा ग्रुप क्या बन जाएगा? एक कार्बन, उसी से एक OH ग्रुप अटैच है यानी कि हाइड्रोक्सिल, और एक CN ग्रुप अटैच है दैट इज साइनाइड. इस ग्रुप को ही हम सायानोहाइड्रिन बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो रहा है? सायानोहाइड्रिन कंपाउंड्स, या फिर इसको हम अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स भी बोल सकते हैं.
इसके मैकेनिज्म को अगर हम देखें, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है। यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल लिया, उसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि HCN में जो CN- है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और वो न्यूक्लियोफाइल साइनाइड आयन कार्बन पे अटैक करेगा जैसे ही ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। तो कार्बन पॉजिटिव हुआ, CN- ने उस पर अटैक किया और उससे जाके जुड़ गया। अब जो HCN वाला H+ है वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उससे जुड़ जाता है। सो हमें कंपाउंड क्या मिल गया? सायानोहाइड्रिन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ, यानी कि अमोनिया से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और एक एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यही एडिशन कंपाउंड में से फिर वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है, एंड वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल होने के बाद जो हमें कंपाउंड मिलता है दैट इज C+N G ग्रुप। एंड यहाँ पे G ग्रुप डिपेंड करेगा कि हमने इनिशियली अमोनिया का कौन सा डेरिवेटिव चूज किया है। तो सबसे पहले हम अमोनिया के अलग अलग डेरिवेटिव्स देखते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन हमें पता है अमोनिया का डेरिवेटिव है। सिमिलरली NH2NH2 हाइड्रोजीन यूज कर सकते हैं। NH2NHC6H5 फिनाइल हाइड्रोजीन, NH2NHCONH2 सेमी कार्बाजाइड। बेसिकली इसमें हमें जो कॉमन ग्रुप रखना है NH2G, यानी कि NH2 के साथ G ग्रुप जो अटैच्ड है वो हम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि हम कौन सा अमोनिया के डेरिवेटिव ले रहे हैं। एंड हम यहाँ पे मैकेनिज्म को समझने के लिए भी बस यहाँ पे G ग्रुप अज्यूम करके चलेंगे। आपको जो भी रिएक्शन यूज करनी हो उसमें आप G ग्रुप को अकॉर्डिंगली अमोनिया के डेरिवेटिव के हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो इसकी जनरल रिएक्शन आप देखो, C+O carbonyl reacts with NH2G ammonia derivative to initially give a addition compound. So addition compound हमें पता है सिंपली क्या होगा, यहाँ पे NH2G अगर हम देखें तो वही होगा कि NH2G में से एक प्रोटॉन ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो बॉन्ड क्या बन जाएगा, COH। एंड इसके अलावा जो बाकी ग्रुप है NHG वो कार्बन से आके जुड़ जाएगा और एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करके उससे जुड़ जाता है। अब इस मॉलिक्यूल में भी ये भी स्टेबल नहीं होता क्योंकि एक एडिशन कंपाउंड है, इसमें से भी एलिमिनेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। अब जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा, जो COH वाला बॉन्ड है उसमें से OH, और जो NGH वाला ग्रुप है उसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। सो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट C+NG। एंड जो C के दोनों बॉन्ड्स है वो एल्डिहाइड कीटोन, अकॉर्डिंगली आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर R और H ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और RR- या RR होगा तो कीटोन हो जाएगा। अब ये G ग्रुप क्या हो सकता है, जैसे कि हमने देखा अमोनिया के डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग ये G ग्रुप OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHC6H5 हो सकता है, या फिर NHCONH2 हो सकता है। ठीक है जी। अब देखो, जो एडिशन कंपाउंड है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास क्या बन गया, C और नाइट्रोजन, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और नाइट्रोजन से G ग्रुप अटैच्ड है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। अब जो हम अमोनिया का डेरिवेटिव ले रहे हैं NH2G ग्रुप, ठीक है, हमें पता है वो एक बेसिक कंपाउंड है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ये बेसिक कंपाउंड हमारा एक वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा होता है। तो इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हम एक एसिड का एडिशन करा देते हैं। अब जो एसिड आएगा H+ की फॉर्म में वो क्या करेगा, जो C+O है यानी कि कीटोन या एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप है उसमें जो ऑक्सीजन है उसको प्रोटोनेट कर देगा फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म के। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और उससे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। सो ग्रुप बन जाएगा C+O+H। अब हमें पता है ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करके अपनी तरफ खींच लेगा, उसकी वजह से कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल है NH2G वो भी उस पर अटैक कर देगा। जैसे ये अटैक करेगा तो हमारे पास एक एडिशन कंपाउंड बनेगा, कार्बन से एक OH बॉन्ड तो बन ही चुका है और दूसरा बॉन्ड क्या बन गया, NH2+G। अब हमें पता है यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया कार्बन को, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। नाइट्रोजन पे भी प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एंड हमें क्या मिलेगा, COH-NH ग्रुप। यही हमारा इंटरमीडिएट एडिशन कंपाउंड था। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है और हमें क्या मिल जाता है, फाइनल प्रोडक्ट C+NG। So this was the simple mechanism of reaction with ammonia derivatives.
अब इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं डिपेंडिंग कि कौन सा डेरिवेटिव हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट, द रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। सो इसमें हम कीटोन या एल्डिहाइड लेंगे, उसका जब रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, दैट इज NH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ऑक्साइन। क्योंकि हमें पता है NH2OH में से क्या रिमूव हो जाएगा, जो एक H है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, फिर फाइनली हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, तो बेसिकली कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन का, उसके साथ क्या जुड़ेगा, OH ग्रुप, ठीक है, H2O का रिमूवल हो जाएगा। सो ये जो ग्रुप बनता है फाइनली C डबल बॉन्ड NOH, इसी को हम ऑक्साइन बोलते हैं। सेकेंड रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन दैट मीन्स हम NH2 ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो G टर्म था वो क्या है, NH2 ग्रुप है। सो यहाँ पर भी जब रिएक्शन होगा C डबल बॉन्ड O का विद हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N NH2 प्लस H2। ये बेटा आप अपने आप अज्यूम कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन अमोनिया डेरिवेटिव कि एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, जो बाकी जो भी ग्रुप बचेगा वो C डबल बॉन्ड NG की फॉर्म में जुड़ जाएगा। थर्ड रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। यहाँ पर भी यही हो रहा है, C डबल बॉन्ड O फॉर्म हुआ, साथ में NH2 NHC6H5 का रिएक्शन कराया H प्लस की फॉर्म में, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड N NHC6H5 दैट इज फिनाइल हाइड्रोजोन। फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, यानी कि जब हमने एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कराया विद NH2 NHCONH2, सो हमें क्या मिलेगा, सेमी कार्बाजोन दैट इज C डबल बॉन्ड N NHCONH2 and plus water molecule. So this was all about the reaction with ammonia derivatives. Next reaction is addition of Grignard रिएजेंट्स, यानी कि अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, उसका अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दूं दैट इज RMGX के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें पता है RMGX में जो R है वो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, और जो MgX है उसमें मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनिसिटी खींचेगा, कार्बन पॉजिटिव होगा, उस पर R ग्रुप जुड़ जाएगा एज न्यूक्लियोफाइल, और O के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgX। इसी का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो OMGX बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बन जाएगा, OH। सो बेसिकली इस रिएक्शन में भी हमें एक अल्कोहल मिलेगा और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgXOH, ठीक है जी। ये हमारे सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एडिशन है, इसका मैकेनिज्म बहुत बार पहले भी पढ़ा हुआ है एंड ये यहाँ पे आपके सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है। The last reaction for this video is Reformatsky reaction. In this reaction, aldehyde or ketone reacts with alpha bromo ester and metallic zinc in the presence of dry ether or benzene. So ये एक नेम रिएक्शन है, इसमें शॉर्ट नोट भी आ सकता है, रिएक्शन के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें क्या क्या यूज हो रहा है वो आपको याद रखना है। सबसे पहले हमें इनिशियली रिएक्टेंट क्या लिया, एल्डिहाइड या कीटोन, उसमें हमने क्या रिएजेंट ऐड किया, अल्फा ब्रोमो एस्टर, दैट इज जो हम यहाँ पे ले रहे हैं पर्टिकुलरली CHBr ग्रुप अटैच्ड विद CO C2H5, ठीक है, एस्टर, एंड साथ में हमने इसमें जिंक मेटालिक फॉर्म में लिया और इसका रिएक्शन करा रहे हैं सॉल्वेंट लेके ईथर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस अगर पर्टिकुलरली आप पूरे ग्रुप में देखो तो यहाँ पे भी जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड दो बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे सिंगल, तो ऑक्सीजन पे ZnBr ग्रुप जुड़ जाता है एडिशन कंपाउंड में, और जो सेकंड बॉन्ड है उसमें जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है दैट इज CHRCOOC2H5। तो ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट बन गया। इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ऑब्वियसली ZnBr वहां से रिमूव होकर वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसका नाम बता सकते हो, दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, क्योंकि कार्बन के बीटा पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इधर क्या है, एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो इसमें आप याद रख सकते हो रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है जिसमें हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कराते हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ एंड हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। सो बच्चों, आई होप कि इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपको सब क्लियर हो। अगर किसी भी रिएक्शन में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है और विद मैकेनिज्म होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।